सपना की शादी एक बहुत अच्छे घर में होती है, पर अफसोस सपना के ससुराल में 4-5 पीढ़ी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था। एक तरह से सपना का पूरा ससुराल अनपढ़ था और सपना पढ़ी लिखी, और सपना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। ऐसे ही एक दिन सपना के ससुर सपना के हाथों में न्यूज़पेपर देकर उससे कहते हैं, बहू, मैंने आज से ही घर में न्यूज़पेपर लगवाया है। अरे वाह पापा, घर में पढ़ी लिखी बहू क्या आ गई। आपने उसके बारे में सोचना भी शुरू कर दिया और न्यूज़पेपर लगवा लिया। अरे गुड़िया बेटा, ये अखबार तो मैंने अपने लिए लगवाया है। मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं, पर बहू है ना, मुझे रोज़ सुबह न्यूज़ पढ़कर सुनाएगी। क्या बहू? हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। सपना इस बात से अनजान थी कि उसका पूरा ससुराल अनपढ़ है। उसे लगता था कि शायद उसके सास ससुर ही अनपढ़ हैं। अब ऐसे ही एक दिन सपना घर के कामों में व्यस्त होती है, तभी कमल सपना को आवाज़ लगाते हैं, बहू, न्यूज़पेपर आ गया है, अब जल्दी से आज का न्यूज़ पढ़कर सुना दो बेटा। गुड़िया, मैं रोटी बना रही हूँ, पिताजी हॉल में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब तुम एक काम करो ना, आज पिताजी को तुम न्यूज़पेपर पढ़कर सुना दो। भाभी, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो पापा आपको थोड़ी ना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहते। लगता है भैया ने आपको अब तक बताया नहीं, हमारे घर में पिछले 4-5 पीढ़ी से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा तो पूरा खानदान ही अनपढ़ है। गुड़िया, क्या मजाक कर रही हो। अच्छा चलो, मैं मान लेती हूँ कि तुम माँ और पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, पर अपने भैया के लिए तो ऐसा मत बोलो। वो पढ़े लिखे हैं, तभी तो MNC कंपनी में काम कर रहे हैं। भाभी, गलत फहमी से बाहर निकलिए। और रही भैया की बात, तो हाँ, भैया MNC कंपनी में काम करते हैं, पर वो वहाँ कंप्यूटर पर नहीं बल्कि बाहर धूप में गेट के बाहर चौकीदारी का काम करते हैं। पर देखिए, हमारे पास ना पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी खानदानी ज़मीन जो है। इतना बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। सपना को जब ये पता चलता है कि उसका पूरा ससुराल अनपढ़ है, तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और रात को जब सपना का पति रोहित घर आता है, तो सपना गुस्से में उससे कहती है, आपने और आपके पूरे परिवार ने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरा पूरा ससुराल पिछले 4-5 पीढ़ी से अनपढ़ है, तो मैं ऐसे अनपढ़ घर में कभी शादी नहीं करती। सपना, मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा परिवार अनपढ़ है, और मेरे घर वालों को भी यही लगता है कि मैं भी उनकी तरह अंगूठा छापूं, पर मैं 12वीं पास हूँ। पर अफसोस उसके आगे कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे हर महीने घर में पैसे देने होते थे। इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर चौकीदारी का काम करना पड़ा, और मैंने ये पढ़ाई भी घर वालों से छुपा कर करी है। दूसरे शहर जा रहा हूँ काम करने, ये बहाना दिया था घर पर। अरे पर क्यों आपने आगे की पढ़ाई नहीं करी? अगर आपने आगे की पढ़ाई कर ली होती तो आज आप इतनी बड़ी कंपनी में चौकीदार नहीं बल्कि मैनेजर होते। क्योंकि मेरे घर वाले पढ़ाई के खिलाफ है। उनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। अगर ऐसी बात है तो अब मैं आपको आगे की पढ़ाई करवाऊंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे पति को पढ़ने लिखने से कौन रोकता है। आने वाली पीढ़ी अब अनपढ़ नहीं रहेगी। सपना ठान लेती है कि वो अपने 12th पास पति को आगे की पढ़ाई करवाएगी और उसका करियर बनवाएगी। इसीलिए अगली ही सुबह जब सब खाने की टेबल पर साथ में बैठे थे, तो सपना इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। मुझे पता चल चुका है कि मेरा पूरा ससुराल अनपढ़ है। मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अनपढ़ हो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी पढ़े लिखे और चौकीदारी का काम ना करके कोई अच्छी नौकरी करे। सुनिए जी, बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम अमीर हैं, पैसों की भी कमी नहीं है, पर फिर भी हमारा बेटा चौकीदारी का काम करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही कह रही हो तुम। कुछ लोगों ने मुझसे भी रोहित के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मेरा बेटा चौकीदारी का काम नहीं करेगा, बल्कि मेरे साथ दुकान पर बैठेगा। अरे हमारी खुद की इतनी बड़ी दुकान है। अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं यहाँ रोहित जी के आगे की पढ़ाई की बात कर रही हूँ और आप लोग हैं जो उन्हें दुकान पर बिठाना चाहते हैं। भाभी, माँ और पापा सही तो कह रहे हैं। भैया आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे? अच्छा यही है कि वो पापा के साथ दुकान पर बैठ जाए।
माफ़ करना गुड़िया, पर तुमने खुद ने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि इंसान का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। मैंने कह दिया ना, रोहित जी पढ़ाई करेंगे तो मतलब पढ़ाई करेंगे। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए रोहित जी को कौन दुकान पर बिठाता है। बहू, इस घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी हैं, इसलिए इस घर में उन्हीं की चलेगी। रोहित बेटा, कल जाकर ऑफिस में कह देना कि अब तुम चौकीदारी की नौकरी नहीं करोगे, बल्कि अपने पापा के साथ दुकान पर बैठोगे। इतना बोलकर सपना की सास और पूरा परिवार सपना से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि रोहित ने भी अपने घर वालों के सामने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, इसलिए सपना को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। वो रोहित पर भड़कने लगती है। रोहित, ये सब क्या है? मैं आपके लिए घर वालों से लड़ रही हूँ ताकि आप आगे की पढ़ाई कर सको और अपने पैरों पर खड़े हो सको, पर आप हैं जो गूंगे बनकर खड़े थे। आपको भी अब अपने माँ बाप के खिलाफ जाना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। पर सपना, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कैसे जाऊँ? मैं अपने माँ बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकता और ना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। रोहित का ये जवाब सुनकर सपना का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो रोहित से नाराज़ हो जाती है। एक तरफ पूरा घर सपना से नाराज़ था, तो वहीं दूसरी ओर सपना रोहित से। सपना की नाराज़गी खत्म करने के लिए रोहित उसकी बात मान जाता है। अब गुस्सा छोड़ भी दो ना, मैं करूँगा आगे पढ़ाई, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा बस। तो जाकर घर वालों से कह दो कि आप दुकान पर नहीं बैठोगे और आगे की पढ़ाई करोगे। सपना के कहने पर रोहित पहली बार अपने घर वालों के खिलाफ जाता है और अपने घर वालों को अपना फैसला सुना देता है। माँ पापा, आप लोगों से छुपकर मैंने जैसे तैसे 12th तो पास कर ली, पर मैं 12th के आगे नहीं पढ़ पाया। मैं इतनी बड़ी कंपनी में एक चौकीदार का काम कर रहा हूँ और अब वो काम छोड़कर मुझे दुकान पर नहीं बैठना। मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाना है। रोहित बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ जा रहा है। अरे हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा नहीं चाहते। अगर तू दुकान पर बैठेगा तो तू अपने पैरों पर अपने आप खड़ा हो जाएगा, कल को अपनी बहन की शादी कर पाएगा। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा बेटा। अरे पढ़े लिखे लोग तो बेरोजगार बैठे हैं। मैं जानता हूँ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, पर सारे नहीं। और वैसे भी आप सिर्फ दुकान पर बैठकर कमाई कर रहे हैं, पर पढ़ने लिखने के बाद मैं अपनी इस दुकान को बिजनेस में बदलना चाहता हूँ और आसमान की ऊंचाई तक पहुँचना चाहता हूँ। इसके लिए मेरा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अब मान भी जाइए ना, कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को भी जब आप गर्व से कहेंगे कि आपके बेटे बहू दोनों पढ़े लिखे हैं। गलती कर दी हमने इस घर में पढ़ी लिखी बहू लाकर, और उससे भी बड़ी गलती हमने अपने बेटे पर विश्वास करके कर दी। अरे हमारे ही नाक के नीचे इसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर ली और घर में किसी को पता भी नहीं चला। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज के ज़माने में भी आप लोगों की सोच नहीं बदली, पर मेरी सोच बदल चुकी है। छोड़ दीजिए, हमारे बेटे ने फैसला कर लिया है, अब वो हमारी नहीं सुनेगा। रोहित और सपना की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ता है और सपना अपने पति की आगे की पढ़ाई पूरी करवाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद रोहित अपनी ही दुकान में बैठकर अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी करता है, जहां रोहित अब दुकान में अकेले नहीं होता, बल्कि अपने दुकान में कुछ लोगों को रोजगार देता है। और ये देखकर कमल की सोच भी बदल जाती है। भाई, सास के नखरे और बहू के लिए सास क्या होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर ससुर का हो सास जैसा हाल तो क्या करे बहू। पूरा घर गंदा पड़ा है। मैं क्या रिटायर हुआ, घर पर नौकरानी आनी बंद हो गई क्या? पिताजी, वो बजट कम है ना घर का, तो सोचा मिलकर काम कर लेंगे। आप बस झाड़ू। अरे ला बहू, मैं लगा देती हूँ झाड़ू। सही बोल रही है तू, कम बजट में घर भी तो चलाना है बेचारी को। यह बजट का नाटक सिर्फ इसलिए कर रही है कि मैं अपनी पेंशन दे दूं। मैं नहीं दूंगा पेंशन इसे, साफ बोल रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए पिताजी कुछ भी, आप बस घर में शांति रखें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बहू ला ना, मुझे झाड़ू देना, इनकी तो आदत है बड़बड़ाने की हर बात पर। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर रही हूँ, आप ना बस ये सब्जी काट दे। लाओ बासमती, मैं काटता हूँ, तुमसे नहीं होगा। बासमती नहीं, मधुमती, नाम तो ले नहीं सकते ठीक से, बड़े आए सब्जी काटने वाले। ससुर जी बड़बड़ करके निकल जाते हैं। माँ जी एक बात बोलूं,
आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे ना ना बहू, बोल क्या हो गया? माँ जी वो ना पिताजी के साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, काम भी करने से डर लगता है। वो पहले से ही ऐसे हैं। मुझे तो लगता था कि मेरा पति नहीं सास है मेरी ये। माँ जी मैं भी यही बोलने वाली थी, लगता है ससुर जी नहीं सास है वो। दोनों सास बहू हंसने में लग जाती है कि तभी वहाँ बेटा आ जाता है। माँ वो मेरी 10वीं की मार्कशीट तो देना जरूरत है। अरे बेटा वो तो मैंने बहू को दे दी थी। माँ जी मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने कहाँ रख दी। वैसे आपको अभी क्यों चाहिए? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं, जिसे देखते ही बहू डर जाती है। घर के जरूरी कागजात भी ये लड़की संभाल नहीं पाती, हम लोगों के मरने के बाद तो ये घर ही बेच देगी। अरे कुछ सिखाया नहीं है इसे। डर के मारे बहू कमरे में चली जाती है और कागज ढूंढने लगती है। तभी उसे याद आता है कि कागज तो खुद ससुर जी के पास ही है। पिताजी वो कागज तो आपके पास ही है, मैंने आपको दिया था जब आपने घर का कोई काम करवाना था, याद है? हाँ मुझे तो पता था, मैं ये देख रहा था कि तुम्हें याद है कि नहीं। वैसे मेरे पास था तो बच गया, तुम्हारे पास होता ना बहू तो आज तक चूहे खा चुके होते। पिताजी ये तानों की क्लास बाद में लगाना ना, जरा मेरी मार्कशीट तो ले आइए, जरूरी काम है मेरा। पिताजी अंदर जाते हैं और संदूक खोलते हैं, लेकिन ये क्या? हाय रे, मार्कशीट को तो चूहा खा गया है। हे भगवान अब क्या करूं, कैसा मुंह दिखाऊं बाहर जाकर। फिर वो कुछ सोचते हैं, तभी बाहर से बेटी की आवाज आती है। क्या हो गया पिताजी, कहाँ है मेरी मार्कशीट? आपको भी नहीं मिल रही है क्या? कैसी बात कर रहे हो, वो पिताजी हैं, कितने जिम्मेदार है पता है ना। सच्ची मेरे पास तो चूहा ही खा जाता। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर पिताजी को देती थी मार्कशीट आपकी। अंदर पिताजी सोचते हैं, ससुर है तो राम प्रसाद, बहू से डरेगा क्या? चल सीना तान कर बाहर निकल, देखते हैं कौन क्या बोलता है। ये ले, ये रही तेरी मार्कशीट, इसे चूहा खा गया था। अरे वाह जी वाह, अभी तो आप बहू को सुना रहे थे, यहाँ तो आप ही ने मार्कशीट चूहे को भोजन में दे दी। माँ जी अब इसमें ससुर जी की क्या गलती है? चूहा थोड़ी ना जानता है कि वो मेरी अलमारी है या ससुर जी का संदूक। क्यों ससुर जी? हाँ सही तो बात है, चूहा थोड़ी ना समझता है। वैसे ना कल मैं तेरे स्कूल जाकर इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले आऊंगा, फिलहाल। बहू हाथ में मार्कशीट की फोटोकॉपी लेकर खड़ी रहती है। फिलहाल आप इस फोटोकॉपी से काम चला लीजिए, जो मैंने संभाल कर रखी थी। ससुर को बहू के सामने बेइज्जती फील होती है। फिर अगले रोज, बहू, अरे ओ बहू, ये कैसे कपड़े धो रही हो? देखो तो, देखो मेरी नई शर्ट में ये लाल लाल क्या लगा है। पिताजी कल तो वॉशिंग मशीन में लाल कुछ भी नहीं था। नहीं था तो क्या मैं लगा लाया हूँ बाहर से? नई शर्ट मेरी बर्बाद कर दी, अब इसके पैसे क्या तुम्हारे मायके से आएंगे? ये सुनकर बहू रोने लगती है। तभी सास आ जाती है। अरे फिर कुछ कह दिया क्या इन्होंने? अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आप शांति से क्यों नहीं रहना चाहते हैं, दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ये लड़की है जो बिना किसी सहूर सीखे हम लोगों के घर की बहू बन गई है। अब बात क्या है ये बताएंगे? कल जो मैंने नई शर्ट पहनी थी, हाँ हाँ, जिस पर आप पान का लाल लाल दाग लगा कर लाए थे, क्या हुआ उस शर्ट को? अब क्या था, बहू सास का मुंह देखे कभी ससुर का। अब पान का दाग? हाँ, कल जब दोस्तों के साथ महफिल जमाने के बाद घर आए थे तभी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया उस शर्ट को ये भी बता दीजिए। ससुर कुछ नहीं बोलते, वहां से चले जाते हैं। माँ जी वो लाल दाग पान का तो नहीं लग रहा था, पर अरे वो मेरी लाल साड़ी का ब्लाउज डाल दिया था मैंने मशीन में तेरे जाने के बाद, तो उसी का लग गया। ला दे शर्ट, मैं ड्राई क्लीन वाले को दे दूंगी। थैंक गॉड सासू माँ आपने बचा लिया, वरना ससुर जी। तभी वहां पति आ जाता है।
माँ को तो पापा को हैंडल करने के सारे तरीके पता है। खैर, पापा आ जाए इससे पहले खाना बना लो, नहीं तो। नाना मैं चली किचन की ओर। माँ जी वो सब्जी। अरे बहू, मैंने सब्जी भी बना दी है और बिल्कुल वैसी ही जैसे तेरे ससुर जी खाते हैं। सच कहूँ तो करेले बनाना उन्होंने ही सिखाया था मुझे। खैर, खाने की टेबल पर सब बैठ जाते हैं। एक कोर खाने के बाद, ओहो, ये करेले भाई, ऐसे भी करेले बनते हैं क्या? खाना बनाना सीख कर तो आई नहीं है लड़की अपने मायके से। अजी सुनिए तो। अरे चुप रहो, तुम्हारे ये सुनिए तो इसी ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जैसे तुम खुद आई थी अनपढ़ गवार, वैसी ही बहू को भी लाई हो। ले जाओ ये सब्जी, नहीं खाना मुझे खाना। देखिए जी, माना आपको बहू को ताने देने की आदत है, लेकिन मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। ये ताने देने से पहले ये तो देखिए कि ये बहू ने नहीं बल्कि करेले मैंने बनाए हैं, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बनाना सिखाया था। जी पिताजी, सब्जी तो माँ ने ही बनाई है, वो भी आप ही के स्टाइल में। अब क्या था, ससुर जी की सबके सामने हो जाती है इंसल्ट, और एक बार फिर बहू की हो जाती है बल्ले बल्ले। उमा सीधी और भोली भाली है। जवानी में ही पति मर जाने के कारण बेचारी ने उम्र भर खुद ही कमाकर विनोद की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। अब उमा उम्र के साथ साथ सठियाने लगी है। उसे कोई भी कुछ पूछता तो वो उससे एक के बदले 10 सवाल करती। पायल अभी अभी ही शादी करके विनोद के घर आई है और शादी की पहली ही रात विनोद पायल से कहता है, देखो पायल, कुछ भी हो, मेरी माँ का ख्याल पूरी तरह तुम्हें ही रखना है। उन्हें दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है। हाँ, तुम माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। विनोद और पायल दोनों जॉब करते हैं, इसलिए पायल घर पर ज्यादा वक्त नहीं दे पाती है। एक रोज पायल को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता है और वो उमा से कहती है, मम्मी जी, आप बाजार से कुछ सब्जियां ले आएंगी क्या? मुझे लेट हो रहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन सब्जियां कौन सी लाऊं? तुम अभी बनाओगी क्या? हाँ, अभी ही बनाना है मम्मी जी, इसीलिए तो कह रही हूँ। जो सब्जी मिले ले आइए। ऐसे कैसे कुछ भी ले आऊं? तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या मन है बनाने का? मम्मी जी, मैं कुछ भी बना दूंगी, मुझे ना अभी बहुत देर हो रही है, आप जल्दी से जाइए ना। अरे बेटा, ऐसे मैं कुछ भी नहीं लाने वाली। गोभी, मूली, खीरा लाऊंगी तो गैस करेगी। आलू विनोद को पसंद नहीं है, पालक अभी अच्छी मिलती नहीं, खाली मटर से तो क्या ही बनाओगी? अच्छा, तो बंद गोभी और गाजर ले आइए। नहीं, बंद गोभी तो मैं कभी नहीं खाती हूँ, और खाली गाजर से क्या ही बनेगा? हमारे जमाने में तो क्या सब्जियां आया करती थी, ये ताजी ताजी, अब वैसी कहाँ मिलती है। अब तुम बताओ, क्या ही लाऊं? मम्मी जी, आप रहने दीजिए, इतनी देर में तो मैं खुद ही ले आऊंगी। उमा का मुंह लटक जाता है और पायल सब्जी लेने चली जाती है। सब्जी लाकर और बनाकर पायल ऑफिस चली जाती है। पूरे दिन अकेले बैठे बैठे उमा का मन नहीं लगता है, इसीलिए वो अपने घर के बाहर चेयर लगाकर बैठ जाती है और खेलते बच्चों से बात करने लगती है। एक रोज कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं। तब उमा एक बच्चे को अपने पास इशारे से बुलाती है और कहती है, यहाँ यहाँ। अरे बेटा, तुम लोग सुबह खेलने आ जाते हो, कोई और काम नहीं है क्या? नहीं दादी माँ, ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है तो घर के काम में मदद क्यों नहीं करते? घर वालों को भी तो मदद हो जाएगी। दादी माँ, खेलने से मन खुश रहता है और बॉडी भी फिट रहती है। ये फिट क्या होता है बच्चे? ये अंग्रेजी शब्द मेरे पल्ले ही नहीं आते हैं।
फिर बच्चों की गेंद आकर उमा को लग जाती है और बच्चे उमा से गेंद मांगने आते हैं। दादी माँ हमारी गेंद दीजिए ना। पहले बताओ क्यों चाहिए तुम्हें ये गेंद? क्योंकि खेलना है। क्यों खेलना है? क्यों, क्या इसका भी कोई जवाब होता है क्या दादी माँ? हाँ होता है। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं गेंद नहीं देने वाली हूँ। वैसे तुम्हारी गेंद का रंग क्या है, कितनी बड़ी है? हो सकता है जो मेरे पास है वो किसी और की हो, और कोई अगर और मांगने आया तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गेंद तुम्हारी ही है? उमा के जवाब सुनकर बच्चों को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। उसी में से एक बच्चा कहता है, रहने दीजिए दादी माँ, इतने सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि हम नई गेंद ही ले आए। आप ही खेल लीजिएगा इससे। मुझसे मजाक करते हो। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उमा से लोग दूर भागते हैं और कोई भी कामवाली उनके घर पर काम करना नहीं चाहती है। एक रोज पायल अपनी ऑफिस के बगल की एक कामवाली सुमित्रा को काम पर रखती है, जो कि उमा की आदतों से बिल्कुल अनजान थी। रोज की तरह पायल ऑफिस चली जाती है और सुमित्रा के काम में जुट जाती है। उमा को एक नया शिकार मिल जाता है। सुमित्रा झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाती है। ये झाड़ू तुमने कहाँ से लिया? वो माँ जी, वो गैलरी से उठाया है हमने। अच्छा, तो वापस वहीं रख देना। कोने कोने में झाड़ू लगाना और पोछा भी, कहीं छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी माँ जी। सुमित्रा झाड़ू मारना शुरू कर देती है और उमा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ काम है तो बोलिए। नहीं नहीं, वो मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक से काम कर रही हो या नहीं। तुम चलती रहो, मैं बताती रहूंगी। अच्छा, वैसे तुम नहा धोकर तो आई हो ना? बिना नहा कर आई हो तो अभी तुम्हें नहाना होगा, फिर वापस आकर झाड़ू लगाना होगा। साबुन से नहाना, वो भी लक्स से। हमारे घर में सब लक्स से ही नहाते हैं, और शैम्पू पैंटीन ही इस्तेमाल करना। हाँ जी माँ जी, ठीक है, समझ गई मैं। सुमित्रा झाड़ू पोछा करके रसोई में खाना बनाने जाती है और फिर से उमा शुरू हो जाती है। एक ही दिन में सुमित्रा की टाई टाई फिश हो जाती है और शाम को जैसे ही पायल घर पर आती है, वो पायल से कहती है, भाभी, हम ना कल से काम पर नहीं आएंगे, आप हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे, अचानक क्या हुआ, कुछ बताओगी? क्या बोलूं, आपकी सास चपर 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 की चलती फिरती दुकान है। उनके बकबक से हमारे सर में तो दर्द हो गया है। इतना चाटती हो वो कि क्या कहूँ, मैं नहीं कर सकती यहाँ काम। सुमित्रा चली जाती है और पायल परेशान हो जाती है। इसी टेंशन में वो सीढ़ियों से गिर जाती है। विनोद उसे कमरे में ले जाता है और कहता है, अब तुम आराम करो, इतना टेंशन क्यों लेती हो? क्या करूं? इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता है, यहाँ तक कि एक कामवाली भी नहीं दिखती है यहाँ। अच्छा, अब से मैं तुम्हारे काम में मदद कर दिया करूंगा। चलो, मैं खाना बनाता हूँ। ये सुनकर ही विनोद खाना बनाने जा रहा है। उमा कहती है, बेटा मैं बना देती हूँ, क्या बना दूं? मम्मी जी, कड़ी चावल बना लीजिए, आप अकेले कितना कुछ करेगी। अच्छा, तो कौन सा चावल बनाऊं? जो घर पर आते हैं वही बनाएंगी ना आप। अच्छा, तो कड़ी कौन सी बनाऊं, पकौड़े वाली या बिना पकौड़ी की? पकौड़ी की बना लीजिए मम्मी जी। कौन सी, बेसन की या दाल की? रहने दीजिए मम्मी जी, मैं खुद ही बना लूंगी, चाहे मैं उठ भी ना पाऊं। आपको कहने का मतलब अपना दिमाग खराब करना, आप समझना ही नहीं चाहती हैं। पायल के मुंह से ये सब सुनकर उमा को धक्का लग जाता है और वो रोने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू,
मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तू ही है जो मुझे झेल रही है और मैंने तेरे लिए ही ये मुसीबत खड़ी कर दी। माफ कर दे।